स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में। जननांगीय संक्रमण जो थ्योरी है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि जब भी कोई देश जो है आर्थिक विकास की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, यानी कि उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, उसकी जन्म दर में और मृत्यु दर में जो है वो चेंज होने लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस देश की कहीं ना कहीं जनसंख्या का विकास होने लग गया है। लेकिन ये जनसंख्या का जो विकास है ये जो है एक क्या बोलूँ, कुछ क्रमिक अवस्थाओं में होता है, यानी कि कुछ स्टेजेस में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी देश है वो एकाएक उसकी पॉपुलेशन कंडीशंस जो है एकदम से बदल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। कई स्टेजेस में चलता है ये प्रोसेस। और विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्याएं अपने आर्थिक सांस्कृतिक विकास के साथ साथ संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। यानी कि आज के जो विकसित देश हैं तो उनकी सोशो कल्चरल कंडीशन अलग हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो हर एक देश की जो है ये सोशो कल्चरल कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन सभी की अलग अलग होती हैं। लेकिन ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे देश इस थ्योरी को फॉलो करते हैं। यानी कि किसी देश का अगर जनसंख्या में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो इस थ्योरी के अनुसार ही हो रहा है। तो अगर हम किसी देश की अगर हम इस थ्योरी की स्टेजेस को पढ़ लेंगे तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई, अब जो देश है वो विकास की कौन सी अवस्था में फ़िलहाल पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि 3 स्टेजेस हैं और उसके 5 टाइप हैं। यानी कि तीन भाग हैं और 3 भाग के अंडर 5 मुख्य भाग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि ये अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो अब आपको अपने स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इस थ्योरी का एक्चुअली नाम नहीं दिया था वारन थॉमसन ने। 1929 में जो है उन्होंने कुछ ऐसी संकल्पना दी थी। थ्योरी का नाम उस टाइम तक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नहीं होता था। और उन्होंने बोला कि विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि कोई भी देश जब विकास करना शुरू करता है तो वो चार स्टेजेस से गुजरता है। उन्होंने बोला प्री इंडस्ट्रियल है एक ये, यानी कि आपके जो औद्योगिकरण से पहले की अवस्था। इसके बाद में अर्बनाइजिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजिंग, यानी कि नगरीकरण की अवस्था और जो आपकी औद्योगिकरण की अवस्था। इसके बाद में मैच्योर इंडस्ट्रियल, यानी कि जो ब्रॉड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अपने चरम पे होगा इस टाइम पे। पोस्ट इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की जो अवस्था है। तो उन्होंने 4 अवस्था बताई थी वारन थॉमसन ने 1929 में। उसके बाद में जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दिया था 1945 में फ्रैंक नोटिस्टीन ने। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस थ्योरी को किसने दिया था। तो थॉमसन और नोटिस्टीन दोनों ने ही दिया था, लेकिन इन्होंने 1929 में इस संकल्पना के बारे में बात करी थी। लेकिन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल यानी कि जो एक DTT डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी 1945 में दी गई थी फ्रैंक नोटिस्टीन के द्वारा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये जो थ्योरी है ये मेनली तो जो है नोटिस्टीन ने दी थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। लेकिन उन्होंने फॉलो किसको किया था? उन्होंने वारन थॉमसन को फॉलो किया था, उनकी स्टेजेस को फॉलो किया था। तो अब हम इस थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि इसकी 3 मुख्य जो हैं अवस्थाएं होती हैं और उनके 5 मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का एक जो डायग्राम है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो नीचे जो है आपको एक्स एक्सिस के ऊपर आपको समय नज़र आ रहा है और आपको वाई एक्सिस के ऊपर जो है जन्म या मृत्यु नज़र आ रही हैं। ये जन्म दर भी है और साथ साथ में यहाँ पे मृत्यु दर भी लिखी जाती है। और ये किस में? ये प्रति हज़ार में है। तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ जो है लिखा हुआ है फर्स्ट, पहली अवस्था, फिर काफ़ी लंबी दूसरी अवस्था है, फिर तीसरी अवस्था लिखा हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो प्रकार 1, प्रकार 2, प्रकार 3, प्रकार 4 और प्रकार 5 इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, स्टेज 1 की और प्रकार 1 की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं
कि ये जो डैश डैश जो 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 लाइन आपको दिखाई दे रही है ये जन्म दर को दिखा रही है, और जो ये ऑलमोस्ट डॉटेड आपको लाइन नज़र आ रही है ये मृत्यु दर को दिखा रही है, और साथ साथ में ये बिल्कुल बोल्ड जो लाइन बिल्कुल काले नज़र में आपको नज़र आ रही है तो ये जनसंख्या वृद्धि को दिखा रही है, जनसंख्या परिवर्तन को या जनसंख्या वृद्धि को दिखा रही है ये। तो इसमें 3 चीज़ें होगी, एक तो जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या का बढ़ना, और ये एक ही ग्राफ के ऊपर इनको प्लॉट कर रखा है। और डायग्राम कौन सा, लाइन ग्राफ है एक्चुअली तो ये। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो डैश में दिखाई दे रही है ये जन्म दर है, जो डॉट में दिखाई दे रही है ये मृत्यु दर है, और जो बोल्ड में लाइन दिखाई दे रही है आपको ये जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि को दिखा रही है ये लाइन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली अवस्था की। तो पहली अवस्था आर्थिक विकास की प्रक्रिया से शुरू होने की पहले की जननांकीय जो है प्रवृत्तियों को दर्शाती है। जननांकीय संक्रमण की यह अवस्था औद्योगिक विकास से पहले यूरोप की, 19वीं सदी के मध्य में अविकसित जापान की, अथवा उष्णकटिबंधीय वनों में एकांकी जीवन व्यतीत करने वाले किसी जनजाति समुदाय की जननांकी को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये ऐसी स्टेज है जिसमें ना तो कोई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है ना किसी ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि इन जो है औद्योगिकरण से पहले की स्थिति किस तरीके की रही होगी कि सारी की सारी जो लोग हैं वो खेती के ऊपर निर्भर रहते होंगे, द्वितीयक या तृतीयक जो क्रियाकलाप उनका विकास नहीं हुआ होगा। तो इस स्टेज में क्या हो सकता है, तो इस स्टेज में ज़्यादा जो है बच्चों का जन्म होगा और ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी होगी। इस स्टेज में क्या होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, तो लोगों का क्या विचार रहता है कि जितने उनके ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज़्यादा उनके सर्वाइवल के चांसेस हैं। तो अविकसित समाज की जो अवस्था होती है वो पहली अवस्था या प्रकार 1 को दिखा रही है। तो अविकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक होती हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। यहाँ पे आप लगभग 35 के आसपास 35 व्यक्ति प्रति 1000 जन्म हो रहे हैं और 35 व्यक्ति प्रति 1000 जो है मृत्यु के हो रही है यहाँ पे। तो अब अगर हम बात करें 1998 में नाइजर जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है, तो वहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर काफ़ी हाई थी, और लोग किस बात को मानते थे कि बहुत सारे बच्चों में से कुछ तो जिएंगे। ये हमने पहले भी बात कर रखी थी, जब इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो करना शुरू हुई 1960-1970 के आसपास, जब आपकी दादी मतलब जब आपके मतलब ये लगा लो आपसे 1-2 जनरेशन बाद की जो जनरेशन हैं, 1-2 जनरेशन जो पहले रही हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत बहन भाई होते थे। तो क्यों होता था, क्योंकि लोगों का विश्वास ये होता था कि बच्चों के सर्वाइवल के चांसेस नहीं है, तो इस वजह से जो लोग हैं उनके ज़्यादा बच्चे पैदा हुआ करते और ज़्यादा वो प्रेफर भी किया करते, ठीक है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी, बीमारियां बहुत ज़्यादा होती थी, तो लोगों को श्योरिटी नहीं होती थी। तो पहली अवस्था में क्या होगा, उच्च जन्म दर होगा, उच्च मृत्यु दर होगा, इसके साथ में क्या होगा, निम्न वृद्धि दर के साथ में कम जनसंख्या रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी कम है इस स्टेज में। तो इस अवस्था की 3 मुख्य विशेषताएं होगी। धीमी गति से जनसंख्या बढ़ेगी, और इस जो पहली अवस्था है इसको हम बोलेंगे उच्च स्थिरता की अवस्था या हाई स्टेशनरी स्टेज, ठीक है। इस वर्ड को आप याद रखेंगे, उच्च स्थिरता की अवस्था, यानी कि काफ़ी लंबे समय के लिए चीज़ें स्थिर रहने वाली है, पॉपुलेशन स्थिर रहने वाली है। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे हाई स्टेशनरी स्टेज। और आज से अगर हम बात करें तो आज से लगभग 300 साल पहले सारे के सारे देश इसी अवस्था से गुजर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं इस सेकंड अवस्था की। सेकंड अवस्था के 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रकार 2, प्रकार 3 और प्रकार 4 आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो अब इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रकार 2 की बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज में। तो ये सेकंड स्टेज कब आती है, यह अवस्था प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ शुरू हो जाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होना शुरू हो जाएगा, जो देश है वो दूसरी अवस्था में पहुंचना शुरू हो जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के यूरोप और उत्तरी अमेरिका में औद्योगिक क्रांति ने ही परिवहन, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतियों को जन्म दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके सम्मिलित रूप से आर्थिक विकास के स्तर को जो है ऊंचा उठने में मदद मिली।
खान पान अच्छा होता चला गया, लोक स्वास्थ्य अच्छा यानी कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता चला गया, चिकित्सा सेवाओं में जो है विकास होता चला गया। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है मृत्यु दर में कमी आना शुरू होगी। अब जैसे जैसे मृत्यु दर में कमी आना शुरू होगी, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जन्म दर अभी भी हाई बनी हुई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जन्म अभी भी उतने ही हो रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं आप पहले की तुलना में कम मर रहे हैं। एज ए रिज़ल्ट क्या हो रहा है, कुल जनसंख्या में वृद्धि होना स्टार्ट हो चुकी है इस अवस्था में। तो सेकंड अवस्था की जो पहली स्टेज है या प्रकार 2 है, उसमें आप क्या देख रहे हैं, जन्म दर तो ऊंची रह रही है अभी भी, क्योंकि लोगों की मानसिकता में बदलाव करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और क्योंकि लोगों की पहले भी मानसिकता यही थी कि बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं, तो इस अवस्था में भी आपको यही देखने को मिल रहा है कि लोगों की मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई है। जन्म अभी इतने ही ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु जो है, क्योंकि चिकित्सा सेवाओं में जो है विकास हो गया, तो मृत्यु दर में कमी आना शुरू होगी। और जैसे जैसे इन दोनों का अंतर बढ़ता गया, वैसे वैसे जनसंख्या ने बढ़ना शुरू कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो जो पहली जो अवस्था है, इसको बोला जाता है शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था। यानी कि इसमें आप देख पा रहे हैं पॉपुलेशन बहुत तेज़ गति से इसने बढ़ना स्टार्ट कर रखा है। तो इस अवस्था का नाम है शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था या अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, ठीक है। तो हमने इसमें बात कर ली। आप अभी भी देख पा रहे हैं कि जन्म दर अभी भी लगभग 35 प्रति हज़ार के आसपास बनी हुई है, लेकिन मृत्यु दर को देखेंगे तो लगभग ये 20 प्रति हज़ार के आसपास आ चुकी है यहाँ पे। तो इसमें जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो जाएगी और इस अवस्था को हम बोलेंगे शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था या अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रकार थर्ड की। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि इस अवस्था में लोगों की मेंटेलिटी में आपको जो है परिवर्तन नज़र आ रहा है। जन्म दर जो पहले लगभग 35 प्रति हज़ार के आसपास थी, उसने एकदम से गिरना स्टार्ट कर दिया और लगभग वो 20 प्रति हज़ार के आसपास आ चुकी है। जन्म दर तो घट ही रही है, साथ साथ में मृत्यु दर ने भी जो है वो अपना घटना जारी रखा है। और जो मृत्यु दर जो पहले की अवस्था में लगभग 20 प्रति हज़ार के आसपास आ रखी थी, अब आप देखेंगे तो वो लगभग 10 प्रति हज़ार के आसपास आ रखी है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि जन्म दर में और मृत्यु दर में जो है वो अंतर है, और इस वजह से जो जनसंख्या है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होने की जो दर है वो जो है वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन इसको पॉपुलेशन जो इस स्टेज में जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो थोड़ी कम गति से ग्रो कर रही है एज़ कम्पेयर टू ये जो पहले वाली जो स्टेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यह प्रवर्ती प्रसरणशील जननांकीय अवधि कहलाती है, जिसमें जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा तीव्र गति से घट रही है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जन्म दर जो है वो इसने घटना स्टार्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जन्म दर शुरुआत में तो लगभग अभी भी 35 प्रति हज़ार के आसपास है, लेकिन आप नीचे देखेंगे, बाद की अवस्था में देखेंगे तो लगभग 17-18 प्रति हज़ार पे आ जाएगी ये। और मृत्यु दर जो 20 प्रति हज़ार पे थी, ये घट के दोबारा से 13-14 प्रति हज़ार के ऊपर आ जाएगी। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ जाएगी, लेकिन जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है। सपोज़ करो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी लगभग 2% के आसपास, और यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है लगभग 1.5% के आसपास। तो पॉपुलेशन वृद्धि दर में तो कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसको हम बोलेंगे विलंब से वृद्धि वाली अवस्था। विलंब से वृद्धि वाली अवस्था या लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टेज 4 की। ये आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि जन्म दर भी बहुत जो है डाउन जा रही है, और साथ साथ में मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हो रहा है, कम वृद्धि के साथ में जनसंख्या जो है थोड़ी बहुत बढ़ रही है। ज़्यादा जनसंख्या में आप वृद्धि नहीं देख पा रहे, क्योंकि जन्म दर भी कम होती जा रही है और साथ साथ में मृत्यु दर भी कम होती जा रही है। तो स्टेज 4 यह निम्न परिवर्तनशील वाली जनसंख्या, जैसे ये पहली वाली जो जनसंख्या थी, पहले जो स्टेज थी, इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था हाई स्टेशनरी स्टेज।
तो इसी प्रकार से इसका भी नाम है लो स्टेशनरी स्टेज, यानी कि हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या हो रहा था, जन्म दर भी हाई थी, मृत्यु दर भी हाई थी, लेकिन लो स्टेशनरी स्टेज में क्या हो रहा है, जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। एज ए रिज़ल्ट क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ तो रही है लेकिन बहुत कम गति से बढ़ रही है। तो यह निम्न परिवर्तनशील अवस्था जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होते हैं और जनसंख्या अधिक लेकिन स्थिर रहती है, यानी कि जनसंख्या बहुत खास नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या ऑलमोस्ट स्थिर रहती है। जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है ज़्यादातर इस स्टेज में पहुंच चुके हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन अब बहुत कम गति से ग्रो कर रही है। तो भारत इस अवस्था को लगभग 2050 के आसपास जाके अचीव कर सकता है। अभी हम इस थर्ड स्टेज में हैं, थर्ड प्रकार में हैं हमारी, यानी कि जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन अब थोड़ी कम गति से बढ़ रही है। तो अभी हम इस प्रकार 3 में हैं और प्रकार 4 में आने पे हमको लगभग 2025 तक का समय लग जाएगा और वृद्धि दर जो है वो ऑलमोस्ट जो है 0 के आसपास हो जाएगी, यानी कि पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्थिर हो जाएगी इस समय। अब हम इसकी बात कर लेते हैं प्रकार 5 की। तो ये क्या है, इसकी लास्ट स्टेज है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो जन्म दर है ये तो ऑलमोस्ट स्थिर होगी, लेकिन आपकी ये जो मृत्यु दर है ये आपको फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो जन्म दर तो बिल्कुल स्थिर हो चुकी है लेकिन मृत्यु दर जो है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटना स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जब भी ये कुछ इस टाइप की स्टेज आएगी जहाँ पे मृत्यु दर जो है जन्म दर से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो उसी टाइम पे जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो यूरोप के कई सारे जो देश हैं वो इस अवस्था से आप गुजर रहे हैं। यह जननांकीय संक्रमण मॉडल की अंतिम अवस्था होती है जिसमें जन्म दरों जो है वो मृत्यु दर से भी कम हो जाएगी, यानी कि मृत्यु दर ज़्यादा हो जाएगी लेकिन जन्म दर उससे भी कम हो जाएगी और जनसंख्या बढ़ने की बजाय जनसंख्या घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो यूरोप के कई सारे कंट्रीज़ हैं ऐसे जहाँ पे ये स्टेज अभी चल रही है। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया और स्लोवाकिया, ये कुछ एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ जो इस स्टेज में जा चुके हैं और जो रूस है वो भी इस स्टेज को अब ऑलमोस्ट प्राप्त कर चुका है। तो एक बार हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इन जो भी ये स्टेजेस थी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। देखिए आपको यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है अवस्था किस तरीके की है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए एक बार इस डायग्राम को ध्यान से। जो प्रकार 1 है या अवस्था 1 है ये गरीब और पिछड़े हुए देशों को दिखा रही है। यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की दोनों ऊंची होती है और जनसंख्या वृद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है। जन्म दर ऊंची क्यों हो रही है? क्योंकि शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होती है, अतः भरपाई के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। शिक्षा की कमी है, चिकित्सा सेवाओं की कमी है, परिवार नियोजन नहीं हो रहा, साथ साथ में ज़्यादा बच्चे की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और उस टाइम पे माना जाता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, जितने ज़्यादा घर में सदस्य होंगे उतना फ़ायदा होगा। दूसरे लोगों में ये सोच होती है कि जिसके बच्चे हैं तो वो पौरुष की निशानी है और वंश को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। मृत्यु दर ऊंची क्यों हो रही है? पहली स्टेज में महामारियां बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा भोजन नहीं है, भूखमरी है, जीवन अच्छा नहीं चल रहा है और चिकित्सा सेवाओं का जो है अभाव देखने को मिल रहा है। प्रकार 2 की बात हो रही है, यानी कि पहली से जस्ट हम प्रकार 2 में आए हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कृषि और उद्योगों में थोड़ा बहुत विकास होना शुरू हो गया, जो है औद्योगिक क्रांति के बाद की स्टेज है ये। मृत्यु दर कम होना स्टार्ट हो रखी है, जन्म दर अभी भी ऊंची बनी हुई है, हर वर्ष जो है आबादी बढ़ रही है। तो मृत्यु दर में कैसे कमी आई? क्योंकि चिकित्सा सेवाओं में विकास होना शुरू हो गया, आरंभिक आर्थिक विकास होना शुरू हो गया, लोगों को अच्छा भोजन मिलने लग गया, चिकित्सा सेवाओं की शुरुआत होगी, अच्छा पानी मिलने लग गया। और शिशु मृत्यु दर मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो हमेशा विकास का एक सूचकांक माना जाता है। तो यानी कि बच्चे जो हैं, बच्चों की कम डेथ हो रही है रिलेटिवली, लेकिन लोग अभी भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं क्योंकि लोगों की मेंटलिटी में परिवर्तन नहीं आया अभी तक।
हम प्रकार 3 की बात कर ले रहे हैं अभी। तो आधुनिक खेती होने लग जाएगी, औद्योगिकरण हो जाएगा, जन्म दर और मृत्यु दर में जो है अंतर जो है कम होना शुरू हो जाएगा। जन्म दर भी जो है घटना स्टार्ट कर देगी, मृत्यु दर भी घटना स्टार्ट कर देगी। लेकिन जन्म दर अभी भी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू मृत्यु दर। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन कम गति से बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, जन्म दर में क्यों कमी आ रही है, रोज़गार में वृद्धि हो रही है, लोगों की मेंटेलिटी में परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक विकास में बढ़ोतरी हो रही है, परिवार नियोजन लोग कर रहे हैं, अच्छी चिकित्सा सेवाएं हो रही हैं, शिक्षा भी है और लोग जागरूक भी हैं। प्रकार 4 में क्या हुआ, आपने यहाँ पे भी देखा था कि जो है जनसंख्या घट तो रही है, जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन कम गति से बढ़ रही है। रीज़न क्या हो रहा है कि जन्म दर भी घट रही है इसमें और मृत्यु दर भी घट रही है, लेकिन अभी भी जन्म दर मृत्यु दर से थोड़ी सी ज़्यादा है। उच्च विकसित अवस्था को दिखा रही है ये। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नीचे आ रही हैं और जनसंख्या में स्थिरता आ चुकी है। दोनों कम क्यों आ रही है, जन्म दर और मृत्यु दर? क्योंकि लोग काफ़ी समृद्ध हो चुके हैं। जन्म दर में क्यों कमी आ रही है, लोगों की मेंटेलिटी में चेंज आ रहा है, लोग शादी भी नहीं करना चाहते और लोग बच्चे भी नहीं चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे लोग शादी ही नहीं कर रहे हैं और ना जो है बच्चों की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है। तो एज ए रिज़ल्ट जन्म दर में कमी आ रही है। मृत्यु दर में क्यों कमी आ रही है, क्योंकि वहाँ की चिकित्सा सेवाएँ अच्छी हैं। तो एज ए रिज़ल्ट जो भी पैदा हो गया तो उसके कम चांसेस हैं उसकी डेथ होने के। तो इस वजह से और जो परिवार होते हैं वहाँ पे वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। प्रकार 5 में क्या हुआ, प्रकार 5 में आप देख रहे हैं आर्थिक विकास जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। मृत्यु की अपेक्षा उत्पत्ति कम होने लगी, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं, परिवार की तरफ उनका कोई रुझान ही नहीं है। तो एज ए रिज़ल्ट ना शादी हो रही है, ना बच्चे हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, बल्कि जो बूढ़े हो चुके हैं लोग वो उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो रखी है, लेकिन नए लोग जो है वो पॉपुलेशन में ऐड नहीं हो रहे। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हो रखा है, जनसंख्या घटना शुरू हो जाएगी। जनसंख्या में ऐड नहीं हो रहा है लेकिन जनसंख्या में से जो बूढ़े लोग हैं वो जा रहे हैं। तो एज ए रिज़ल्ट जनसंख्या घटना स्टार्ट हो रखी है। तो क्यों हो रहा है जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर से मृत्यु दर ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को बच्चों की चाहत नहीं है और ना ही काम में इतना ज़्यादा बिजी है कि उनको बच्चों की कोई ना तो चाहत है और ना उसके पालन पोषण के ऊपर वो अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं।